अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी साइलेज। साइलेज है क्या? साइलेज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार है? साइलेज बना कैसे जाता है? साइलेज के लिए कौन सी क्रॉप्स चाहिए? और साइलेज की क्या इम्पोर्टेंस है डेयरी फार्म के अंदर? जो डेयरी फार्म इस वीडियो को देख रहा होगा वो सब जानते हैं कि फार्म के अंदर, किसी भी फार्म के अंदर, पोल्ट्री फार्म हो या डेयरी फार्म हो, काऊ का, बफेलो का, तो वहाँ पर जो कॉस्ट वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है फीड की। क्योंकि फीड दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस इतनी फार्मर को नहीं मिलती। अब महंगाई भी मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मकसद ये है कि क्यों ना हम लोग कॉस्ट को ही कम कर लें। कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं? साइलेज खिला के जानवर को। तो साइलेज एक ऐसी चीज़ है, जब भी ग्रीन फोडर या ग्रीन जो घासेस वगैरह है वो जब पीक प्रोडक्शन पे होती है कुछ माह के अंदर, तो उस माह में हम उस ग्रीन मैटर को कुछ अरसे के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर 6 महीने के लिए अगर हमारे पास ग्रीन फोडर की कमी है तो हम वो अपने जानवर को खिला सकें। क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो मकई और गंदम यानी कि मेज़ और वीट ये बेस्ट क्रॉप्स हैं साइलेज मेकिंग के लिए, और इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। तो जब भी ये पीक में हो, यानी कि हम उसका सीज़न पीक प्रोडक्शन पर हो, तब हमें उसकी कटाई करके उसको प्रिजर्व रख देना चाहिए, ताकि आने वाले जो 6 माह हैं उसमें हम इसका यूटिलाइज़ कर सकें। इसके साथ साथ लूसन है, बरसीम है, और दीगर ग्रासेस वगैरह यूज़ होती हैं इस साइलेज के लिए। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करूं स्ट्रा की, तो उसमें ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि एक डेयरी एनिमल को 12 ड्राई मैटर तक उसको फीड चाहिए होता है। 12% वर्ड का मतलब ये है कि जितना भी वो फीड खाए उसके अंदर 12% ड्राई मैटर लाजमी होना चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए और मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से अपनी मिल्क प्रोडक्शन कम ना करे, उसको भी मेंटेन कर पाए। इस वजह से उसको 12% ड्राई मैटर चाहिए होता है। तो अगर हम लोग इस 12 मैटर को कंपेंसेट करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसको 12 से 14 केजी उसको ग्रीन फुडर खिलाते हैं, उसके साथ साथ 7 से 8 किलो उसको भूसा खिलाते हैं, उसके साथ कंसनट्रेट 4 से 5 केजी देते हैं। तब जाके ये जो एक गाय है वो 8 से 10 लीटर खीर देती है, और जो एक भैंस है वो 4 से 6 लीटर खीर देती है। पर साइंटिफिकली इसके बरक्स अगर इकोनॉमिकल लॉस को बचने के लिए देखा जाए, तो हम लोग 27 केजी तक साइलेज खिला सकते हैं किसी भी भैंस को या किसी भी गाय को। और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जानवर इसको वो अच्छे तरीके से, ये बेहतरीन यानी कि खुश होकर खाता है। इसके साथ साथ कुछ फार्मर्स मैंने फील्ड में देखा है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं, वो क्या करते थे, शोरा जो मोलेसिस होता है ना, शुगर केन का जो आखिरी बाय प्रोडक्ट बचता है, या इसके अलावा जो अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर जो वो चोकर निकलता है, गीला चोकर जिसको बोलते हैं, वो जानवर को खिलाते थे। उससे होता ये था कि फीड कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी और उनको बाद में जाकर घाटा पड़ता था। तो मोलेसेस और चोकर से बजाय ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि आप उनको साइलेज खिलाएं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी साइलेज मेकिंग। साइलेज बनता कैसे है? साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले क्रॉप की सिलेक्शन होती है। क्रॉप हमें ऐसी चूज़ करनी है जिसमें सोल्यूबल स्टार्च ज़्यादा परसेंटेज में हो, या स्टार्च की क्वांटिटी या सोल्यूबल ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा परसेंटेज में हो। जैसे कि हमारा वीट है, जैसे कि हमारा कॉर्न है, ये सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी है, चीप भी है। इसके साथ साथ जो उनकी कटाई होती है वो प्री फ्लावरिंग स्टेज में होनी चाहिए, यानी कि अगर मक्के की हम लोग बात करें तो वो मक्के में जब वो हाफ मिल्की वे को क्रॉस कर जाए, फुल मिल्की वे के बीच में हो, हम जब मक्के को तोड़ेंगे तो वो हाफ वाइट नज़र आए, उस स्टेज में हम इसको काट सकते हैं। और काटने का अगर हम लोग टाइम की बात करें तो उस वक्त काटना चाहिए जब सनशाइन हुआ हो, ताकि जितनी भी ओस हो वो सारी इससे हट जाए। और दूसरा साइंटिफिकली फ़ायदा ये है कि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का अमल पीक पर होता है, तो सोल्यूबल ग्लूकोज हमें सोल्यूबल ग्लूकोज की जो परसेंटेज है क्रॉप के अंदर वो बहुत ज़्यादा होगी, उस टाइम पे हमें काटना चाहिए।
काट के हमें कुछ देर के लिए इसको विल्टिंग करनी चाहिए, यानी कि इसको धूप में सुखा देना चाहिए स्किडड करके, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर हो वो सारा रिमूव हो जाए। इसके साथ साथ हमें साइलोज़ जो कंटेनर होते हैं उनको बना लिया जाना चाहिए, या उनके लिए अवेलेबिलिटी जो उनकी है वो हमें लाजमी करनी चाहिए। सैलोज़ होता क्या है? सैलोज़ एक किस्म का कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग साइलेज बनाते हैं। जो इसकी हाइट, विड्थ और जो इसकी लेंथ है वो लगभग वेरी करती है, पर आइडियल जो स्टैंडर्ड जो हाइट है इसकी 1 मीटर होनी चाहिए, और जो इसकी विड्थ है वो 2 मीटर होनी चाहिए। जो इसकी लेंथ है वो आप भले जितनी रखें, पर 6.5 मीटर तक जो इसकी लेंथ होगी वो आइडियल है। आम तौर पर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ये होता है कि ये जो इसकी लेंथ है वो 6.5 मीटर से ज़्यादा होती है, यानी कि 63 मीटर तक या लगभग 30 से 40 मीटर तक उसकी लेंथ होती है, और इसकी विड्थ भी 8 से 10 मीटर तक होती है। उसकी हाइट यानी कि 4 से 5 मीटर तक होती है, पर उसमें नुकसान ये होता है कि साइलेज ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जब भी आप साइलेज बन गया है उसको जब आप खोलेंगे तो फिर वो ज़्यादा देर तक हम उसको प्रिजर्व नहीं रख सकते। स्पॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो उस पर ग्रो करते हैं और साइलेज ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आइडियली ये है कि आप 1 मीटर हाइट रखें, 2 मीटर इसकी विड्थ रखें और 6.5 मीटर तक इसका लेंथ रखें, और छोटे छोटे साइलों के अंदर ये साइलेज आप बनाएं। 5 से 6 साइलेज आप बना लें 6 माह के लिए। अगर आपके पास 5 से 10 जानवर हैं, चाहे वो बफेलो हो चाहे वो काऊ हो। साइंटिफिकली देखा जाए, अगर 1 क्यूबिक मीटर का एक साइलो होता है तो उसके अंदर 450 किलो आप साइलेज प्रिजर्व रख सकते हैं या साइलेज उसमें बना सकते हैं। जैसे ही हार्वेस्टिंग, कटिंग के बाद प्री फ्लावरिंग स्टेज में, उसके बाद विल्टिंग के बाद दूसरा स्टेप, जो तीसरा स्टेप होता है इसकी चॉपिंग। इसको हमें कटलर मशीन आती है, उसमें 2 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसको चॉप करना चाहिए इस क्रॉप को, ताकि कम से कम एरिया होगा तो कम से कम एयर होगी, क्योंकि हमें एयर टाइट रखना है इस क्रॉप को। उसके बाद चॉपिंग जब मुकम्मल हो जाए तो चौथा जो स्टेप होता है, इस पूरे साइलेज को हमें साइलोज़ के अंदर फिल करना है। जो मैंने लेंथ बताई उस जो छोटे छोटे साइलोज़ है उसके अंदर हमें इनको फिल करना है। जब हम लोग टोटली फिल कर लेंगे तो फिर वुडन जो पट्टा आता है उसके थ्रू या प्रेशर के थ्रू आपको उसको दबाना है, ताकि जितनी भी एयर है वो सारी बाहर निकल जाए। उसके बाद आपको अगर कहीं कहीं पे ये होता है कि उसके ऊपर जो लकड़ी का तख्ता होता है वो रख के ट्रैक्टर चलाया जाता है, ताकि पूरा का पूरा ये जो उस क्रॉप है, ये जो हमने चॉप किया हुआ है साइलेज के लिए, वो सारा का सारा एयर टाइट हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर पॉलीथीन जो थैली होती है वो रखते हैं, इसके ऊपर हम लोग पत्थर रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिट्टी रख लेते हैं, ताकि ये पूरा एयर टाइट हो जाए, और 2 माह के लिए इसको छोड़ देते हैं। 45 से 60 दिन लिखा होता है लिटरेचर के अंदर, तो 45 से 60 दिन हम इसको छोड़ देते हैं। बीच में हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं ताकि ये साइलेज वगैरह बनना सही है। एक मार्केट के अंदर इनोक्यूलम आता है जिसको हम लोग साइलेज एडिटिव्स कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, और इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड कुछ होता है, और इसके साथ साथ हमारा शीरा वगैरह होता है। वो क्या करता है, वो इनोक्यूलम का काम करता है। वो पीएच को जल्दी ही गिरा देता है, क्योंकि होता यह है कि कुछ क्रॉप्स जैसे बरसीम वगैरह है उनमें बफरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है। वो क्या करती है, वो पीएच को कम होने से रोकती है, और साइलेज के लिए लाजमी है कि पीएच 4 होनी चाहिए, तब जाके अच्छा साइलेज बनेगा। तो उस बफरिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए या कुछ ऐसी ही क्रॉप्स होती है जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे हमारी घासेस वगैरह, तो वो क्या करती हैं, जो एसिड बनता है ना, लैक्टिक एसिड, उसको डाइल्यूट कर देती है। तो इन सब चीज़ों के बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनोक्यूलम का यूज़ करते हैं। हमें हर 20 सेंटीमीटर की लेंथ के बाद थोड़ा सा इनोक्यूलम स्प्रे करना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी लेयर लगानी चाहिए साइलेज की, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके हमें इस साइलेज को साइलोज़ के अंदर फिल करना चाहिए।
अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके जहन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि भाई साइलेज में हम लोग एयर टाइट क्यों रखते हैं। एयर टाइट इस वजह से रखते हैं क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल या फर्मेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, हमें वो कराना पड़ता है। फर्मेंटेशन से ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग एयर टाइट करेंगे तो ऑक्सीजन सारी रिमूव हो जाएगी, तो जितने भी ही बैक्टीरिया होंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे ये जो सोल्यूबल शुगर है इसको यूज़ करके लैक्टिक एसिड। वो क्या करेगी, जो पीएच 6 थी या 6.5 थी उसको थोड़ा एसिडिक कर देंगे, 4 तक लेके आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साइलेज है ये ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रह पाएगा और ये ख़राब होने से उसको रोकेगा। इस वजह से हम लोग उसको एयर टाइट करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ किस्म के स्पॉइलेज बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, जैसे कि हमारा इकोलाई, ये मिट्टी के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स को, ग्रीन फोडर को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं। तो ये जो एयर टाइट मैकेनिज़्म है ना, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से ये जो क्लोस्ट्रीडियम है, इकोलाई है, ये क्रॉप के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम लोग उसको स्पॉइल करने से रोकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनोक्यूलम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनोक्यूलम हम लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को जल्दी करता है, ताकि जल्दी से लैक्टिक एसिड बने, ताकि स्पॉइलेज बैक्टीरिया इसको वो ज़ाया ना करे क्रॉप को। अब आता है लॉसेस अक्कर्स ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग। लॉस क्या हो सकता है कि ये जो आपने साइलेज यूज़ किया है उसमें लगभग 10 से 15% आपका साइलेज ज़ाया होता है अगर आप साइंटिफिकली उसको बनाएं, वरना कहीं कहीं पर तो 40% तक आपका साइलेज ज़ाया हो सकता है अगर आप सही तरीके से उसको मैनेज ना करें। अगर रेनी सीज़न वगैरह है या पानी वगैरह ठहर रहा है उसके बनने के दौरान, या बन भी गया है जब आप उसको खोल रहे हैं उस दौरान, तो भी ये साइलेज ज़ाया हो सकता है। आई होप ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।